everyone, I hope you are doing absolutely fine in your life and welcome to your YouTube channel अमृत लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे अंग्रेज आए थे, कैसे उन्होंने अपने पैर जमाने स्टार्ट किए, उसके बाद क्या क्या ज़रूरतें पड़ी और कैसे कैसे एक्ट्स इंडिया में आने लगे थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लागू हो रहे थे। देखा हमने कैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया था भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए 1773 के अंदर, कैसे पिट्स इंडिया एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1784 के अंदर, फिर चार्टर एक्ट आए थे 1813, 1833, 1853, जिसमें धीरे धीरे बिल्कुल ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़त्म कर दिया गया और वो बच गई एक केवल शासन कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका काम था केवल भारत के ऊपर राज करना। हमने 1833 के अंदर बात करी थी कि पूरी तरीके से ट्रेड को ख़त्म कर दिया गया था और गवर्नर जनरल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसमें एक चीज़ और ऐड हमें करनी थी कि उस समय एक नई पोस्ट फिर बनाई गई थी जिसका नाम था लॉ मेंबर, और पहला लॉ मेंबर था वो था लॉर्ड मैकले। कौन था लॉ मेंबर? फर्स्ट लॉ मेंबर लॉर्ड मैकले। ओके, लॉर्ड मैकले वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर। फिर 1853 के अंदर आते देखा हम लोगों ने कैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग हो गई थी। राज्यसभा जो हमारी है उसका गठन किया गया था। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाल दी है जिसमें मैंने आपको मोटा मोटा समझाया है कौन सी भवन कहाँ पर है, उनका काम क्या है, उनकी डिटेलिंग जो है, किसके अंदर कितने सदस्य बैठते हैं, उनका निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं, ये सब हम लोग जब डिटेल में राज्यसभा लोकसभा को पढ़ेंगे तब हम लोग कर लेंगे। बट अभी मैंने आपको बता दिया था दूसरे वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। राज्यसभा बन गई थी आपकी 1857 के अंदर जो एक्ट आया था उसके अंदर। अब 1857 के एक्ट के बाद सबको पता है 1857 में क्या हुआ था? रिवोल्ट, म्यूटिनी, सिपोय म्यूटिनी, यानी कि आपका 1857 की क्रांति। जैसे ही 1857 की क्रांति आई उसके बाद जो पार्लियामेंट है ब्रिटेन के अंदर जो बैठी हुई है या किंग जो है, उन्हें लगा था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत नहीं संभलेगा और ये आग चिंगारी जो है आज़ादी की ये भारत में भड़क चुकी और हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू जो मिलता है भारत से, अगर हमें वहाँ से खदेड़ दिया गया तो हमारा रेवेन्यू ख़त्म हो जाएगा। इस सोच के साथ में करीब करीब आप माने कि पूरी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य करने का तरीका था वो बदल के रख दिया गया हर थोड़े टाइम के बाद निकाले गए एक्ट के तहत। तो देखते हैं कि सबसे पहले 1857 की क्रांति के बाद कौन सा एक्ट आया और उसने कैसे काम किया। उसके पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि 1600 से लेकर 1773 तक पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का ही राज रहा था भारत के अंदर। 1773 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस वहाँ के किंग या क्वीन के हस्तक्षेप के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। बट 1857 से लेकर हमारे आज़ादी तक पूरी तरीके से केवल किंग का ही राज रहेगा या क्वीन, वहाँ की राजा या रानी क्या ही राज रहेगा। इसे क्राउन पार्लियामेंट या क्राउन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो अब 57 के पहले तक जो भी आपके एक्ट्स है वो हमने समझ लिए थे। अब हमें देखना है 57 के बाद से लेकर 47 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे काम किया। ये 90 सालों का कार्यकाल हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का देखते हैं। जैसे ही 1857 की क्रांति हुई उसके अगले ही साल वहाँ के राजा ने एक्ट निकाला, एक्ट ऑफ 1858। अगले ही साल इस एक्ट के तहत क्या किया गया? सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद था उसे ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर नया पद बनाया, उसी टाइप का एक और पद बनाया गया जिसका नाम था वॉइस रॉय। क्या नाम था? वॉइस रॉय। इस हिसाब से पहले वॉइस रॉय भारत के कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन रहे थे? लॉर्ड कैनिंग। क्यों ऐसा, ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। ये लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तब इस पद को ख़त्म करके नया पद निकाला गया वॉइस रॉय। और कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग आपके
फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बने थे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये नाम याद करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर दो निकाय बने हुए थे, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दो निकाय बनाए गए थे आपके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक निकाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो केवल ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम कर रहे थे। ये दोनों बोर्ड्स खत्म कर दिए गए थे। अब ऐसा कोई निकाय नहीं था, अब सिर्फ एक वॉइस रॉय था और पूरे भारत पर इसका नियम, इसका राज चलने वाला था। इसके साथ में इंग्लैंड के अंदर एक नई पोस्ट बनाई गई जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या नाम है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके जो बने थे, एक मिनट उसके पहले हम लोग देखे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करने क्या वाली थी। जो किंग था, एक चीज अलग से देखते हैं हम लोग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट कंट्रोल जो था वो किंग ने अपने हाथ में ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। किंग के नीचे डायरेक्ट बैठा हुई थी पार्लियामेंट, और इस पार्लियामेंट के अंदर एक पोस्ट बना दी गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बात करता था वॉइस रॉय से। अब वॉइस रॉय पूरे भारत का हेड हो गया। पूरे भारत में क्या हो रहा है, ये वॉइस रॉय अपनी रिपोर्ट भेजेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर इस रिपोर्ट को बताएगा और वहां से बैठा हुआ किंग अगले फैसले लेगा। अब देखते सबसे पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बना था। वो थे चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड, ये नेम देखने पड़ेंगे। चलिए अभी तो रिपीट कर लेते हैं। एक्ट ऑफ 1858, 1857 की क्रांति के बाद आया सबसे पहला अधिनियम। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को हटाकर वॉइस रॉय बना दिया गया था और भारत का पहला वॉइस रॉय था लॉर्ड कैनिंग। इस समय पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दो निकाय बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ इंडिया एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन दोनों निकाय को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। साथ ही इंग्लैंड के अंदर एक नई पोस्ट बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे वो थे चार्ल्स वुड, और इनका काम क्या था कि ये इंग्लैंड में बैठते और वॉइस रॉय से रिपोर्ट लेते और उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करते, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और उसके तहत राजा जो था वहाँ का या जो रानी थी वो नियम लेती कि क्या करना है, कैसे करना है। चलिए अब देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लेते, इस समय वहाँ पर क्वीन कौन थे। क्वीन वहाँ पर थी उस समय विक्टोरिया, एंड पीएम प्राइम मिनिस्टर उस समय वहाँ पर थे आपके पैनस्ट्रॉम। ये नेम पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के अंदर कौन सी क्वीन और पीएम कौन बैठे हुए थे, तो क्वीन बैठी थी विक्टोरिया एंड आपके पीएम बैठे थे लॉर्ड पैनस्ट्रॉम। चलिए ये हो गया आपका एक्ट ऑफ 1857। देखिए 1857 की जब क्रांति हुई तब वहां के राजा को ये बात समझ में आ गई थी कि अब, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब भारत के अंदर एक चिंगारी जाग चुकी है और हमें कभी भी वहां से निकाला जा सकता है। इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब जब किंग ने डायरेक्ट अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया, तब किंग ने जब विश्लेषण किया चीज़ों का तो उसे एक बात समझ में आई थी कि अगर हमें भारत में टिके रहना है तो हमें भारतीयों की बात सुननी पड़ेगी। अब भारतीयों को अच्छे नेता मिलने लग गए हैं। अब भारतीयों को समझ में आ गया है कि हमारा हक क्या है, हमें कैसे जीना है। अगर उनके साथ लंबे समय तक बने रहना है, उनके देश में राज करना है, तो धीरे धीरे उनके नेताओं के साथ में साठगांठ करनी पड़ेगी। अब इसी सोच के साथ में आगे चले और 1861 के अंदर एक एक्ट और आया। इस एक्ट के तहत क्या करा गया, देखिए वॉइस रॉय जो आपके बने थे कौन, कैनिंग। कैनिंग को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर मुझे देश चलाना है तो मुझे इन लोगों के द्वारा जो चुने गए नेता है, जो इनमें फेमस जो नेता है, उनको अपने कैबिनेट के अंदर जगह देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपने कैबिनेट के अंदर जगह दी थी सबसे पहली बार। वो तीनों भारतीय कौन थे वो देख लेते। पहले थे आपके किंग ऑफ बनारस, दूसरे थे आपके किंग ऑफ पटियाला, और तीसरे थे आपके सर दिनकर राव।
ये तीनों नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना पड़ेगा। बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को कौन से एक्ट के तहत? 1861 के तहत। और किसने दिया था सबसे पहले उन्हें स्थान? कैनिंग, उस समय के लॉर्ड कैनिंग, उस समय के वॉइस रॉय, उन्होंने इन तीनों को सबसे पहले अपने यहाँ पर जगह दी थी। दूसरा उन्होंने किया था इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ स्टेट्स, 3 ऐसे स्टेट्स थे जहाँ स्टेट के अंदर उन्होंने एक कानून व्यवस्था बनाने का एक निकाय बनाया जो उन स्टेट्स के लिए कानून बनाएगा। जैसा कि आज हम स्वरूप देखते हैं कि भारत का नियम बनाने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली बैठती है, आपका पार्लियामेंट बैठता है, आपकी संसद बैठती है, वैसे ही राज्यों के अंदर भी बनाने के लिए आपकी पार्लियामेंट, राज्य की पार्लियामेंट बैठती है। उस समय कुछ वैसा स्वरूप हमें भारत के अंदर दिखने लग गया था। राज्यसभा जो बनी थी पिछले 1853 वाले एक्ट के तहत, जो भारत के लिए नियम बना रही थी, अब राज्यों के अंदर, 3 राज्यों के अंदर विधान परिषद बना दी गई थी जो राज्यों के नियम बनाएगी, राज्यों के लिए कानून बनाएगी। देखते हैं उस पहले कहाँ हुआ था। सबसे पहला बना था आपका कलकत्ता के अंदर, दूसरा आपका बना था नॉर्थ वेस्ट जो है स्टेट्स उनके लिए, और तीसरा बना था आपका पंजाब के लिए। कलकत्ता में बना था, बंगाल, सॉरी कलकत्ता नहीं, हम बंगाल लिखेंगे यहाँ पर, पूरा बंगाल के लिए बना था। बंगाल के लिए बना था 1862 में। नॉर्थ वेस्ट जो स्टेट्स थे, उत्तर पश्चिमी जो स्टेट है, उनमें के लिए बना था 1866 के अंदर, और पंजाब के अंदर बना था 1897 के अंदर। ये क्या बना है यहाँ पर? ये बना है आपकी विधान परिषद जो आज होती है, जिसे आज हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो विधान परिषद कब बन गई? आपके 1861 एक्ट के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में विधान परिषद कब बनी थी, कौन से एक्ट के तहत बनी थी। जब बनी थी तब तत्कालीन वॉइसरॉय कौन थे और कौन से राज्यों में बनी थी। दूसरा हमने क्या देखा इंपॉर्टेंट, 3 जनों को उन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर शामिल कर लिया गया। इसके अलावा और क्या हुआ इस एक्ट के अंदर? उसके अलावा एक पोर्टफोलियो नाम की एक व्यवस्था बनाई गई वॉइसरॉय के तहत। पोर्टफोलियो कैसी व्यवस्था है वो देखिए। यह व्यवस्था हमें आज भी देखने को मिलती है हमारे यहाँ पर। जैसा कि हम देखते हैं, हमारा पीएम होते हैं जिन्हें हम चुन के भेजते हैं। पीएम के कुछ खास लोग होते हैं जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और उनके अलावा कुछ और मंत्री होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं राज्य मंत्री, और फिर कुछ और मंत्री होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं उपमंत्री। और ये सब मिलकर पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? कुछ खास चुनिंदा लोग पीएम के जो खास मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से वो हैंडल करते हैं। ये आज भी हमें देखने को मिलता है। कुछ राज्य मंत्री जो राज्य मंत्री बैठते हैं, और कुछ उप मंत्री जो इनको मदद करते हैं। और इस पूरी व्यवस्था को उस समय क्या बोला गया था? पोर्टफोलियो व्यवस्था। और आज हम इसे क्या बोलते हैं? इसे मंत्री परिषद, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर है ये चीज? समझ में आएगा कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो इन सबको मिलाकर बोला जाता है कि इन सबको पीएम के कुछ खास चुनिंदा 5-7 लोग जो उनके मेजर डिपार्टमेंट्स है, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ये सारे मिनिस्टर्स, कुछ खास मिनिस्टर मिलकर बनते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। फिर राज्य मंत्री जो स्टेट्स के मंत्री है वो, और फिर उप मंत्री, ये सब मिलकर क्या बनते हैं? मंत्री परिषद, द कैबिनेट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर है ये चीज? चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रणाली हमें देखने को मिली थी, पोर्टफोलियो प्रणाली, ये कौन से एक्ट में देखने को मिली है? 1861। इसे लेकर कौन आया है? तत्कालीन वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। क्लियर है ये चीज? लॉर्ड कैनिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। क्लियर है ये चीज? चलिए
इसके अलावा क्या करा था, इसके अलावा एक और पावर दी गई थी वॉइस रॉय को, जिसे हम बोलते हैं अध्यादेश जारी करने की या ऑर्डिनेंस, जो आज भी हमारे प्रेसिडेंट के पास में, ये इमरजेंसी के केस में 6 मंथ्स के लिए, तब भी 6 महीने था, आज भी 6 महीने, 6 मंथ के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, अध्यादेश। अध्यादेश जारी कर सकते हैं 6 महीने के लिए। वॉइस रॉय जो था उस समय, वो 6 महीने के लिए इमरजेंसी के अंदर कोई भी ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि पूरे भारत में वो कोई भी एक कानून लागू कर सकता है, तुरंत एक कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते, जिसकी टाइम पीरियड 6 महीने का था। ये चीज़ होगी क्लियर आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 1861 एक्ट के अंदर क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो 3 जनों को ऐड किया लॉर्ड कैनिंग ने अपने मंत्रिपरिषद के अंदर। कौन थे 3 जने? द किंग ऑफ पटियाला, किंग ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव। उसके बाद 3 राज्यों में उन्होंने क्या स्थापित की थी? विधान परिषद, जो वहाँ के कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी या और नए कानून बनाएगी अपने राज्य की ज़रूरत के मुताबिक। कौन थे वो तीनों राज्य? सबसे पहले बंगाल ने बनाई गई थी 1862 के अंदर, उसके बाद उत्तर पश्चिमी राज्यों के लिए बनाई गई थी 1866 के अंदर, और फिर बनाई गई थी पंजाब के अंदर 1897 के अंदर। लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो प्रणाली जारी करी थी, जिसके अंदर पीएम या वॉइस रॉय और उनके कुछ कैबिनेट मंत्री, उसके बाद कुछ राज्य मंत्री, फिर कुछ उप मंत्री थे, और इसीलिए हम लोग लॉर्ड कैनिंग को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पोर्टफोलियो। और एक ऑर्डिनेंस का पावर दे दिया गया था वॉइस रॉय को, जिसके तहत वो कोई भी अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे 6 महीने के लिए। ये खत्म हुआ आपका 1861। अब देखते हैं हम लोग एक्ट ऑफ 1892। 1892 क्लियर। देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ था। इसके अंदर मेजरली चीज जो एक हुई थी वो थी कि आपकी सीट्स जो सीट थी पहले कुछ चुनिंदा, वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी। बस यही चीज़ हुई थी। कुछ जो सिटिंग थी इंडियंस की, इनकी पार्लियामेंट के अंदर, इंडिया के अंदर, वो बढ़ा दी गई थी। और दूसरा जो मेन काम हुआ था इसके अंदर, एक सीट बढ़ा दी गई है, और दूसरा आपको बजट डिस्कस करने की अनुमति देती है। बजट डिस्कस कर सकते हैं एंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें क्वेश्चन, इसके पहले हमारे पास बजट में बस बैठने की अनुमति थी, हम कुछ सुन सकते थे बट उनसे सवाल नहीं पूछ सकते थे। बट अब हमें अनुमति मिल गई थी इस एक्ट के तहत, 1891 के तहत, कि हम जब बजट डिस्कस हो रहा है उसमें हम लोग सवाल भी पूछ सकते हैं कि ये पैसा इस पर क्यों खर्च किया गया है, या पैसा, जो भी सवाल है आप वो सवाल भी पूछ सकते थे। इसमें कैनिंग या फिर हम लोग वॉइस रॉय बोल सकते हैं, उन्हें एक और पावर दिया गया था कि वो कुछ रिकमेंडेड, कुछ जो स्टेट से कुछ लोगों के लिए बताया गया है कि यार इनको अच्छा नॉलेज है इन चीज़ों के अंदर, हम क्यों ना इन्हें भी अपने कैबिनेट के अंदर शामिल करें। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी से कोई प्रोफेसर हो गए, कोई ज़मींदार हो गए, कोई ऐसा इंसान जिन्हें कानून का अच्छा नॉलेज है, वो उन्हें हम लोग क्यों ना हमारे मंत्रिपरिषद के अंदर ऐड करें। ये पावर भी वॉइस रॉय को 1892 के तहत दे दी गई थी। चलिए 3 एक्ट हमने पढ़ लिए। तुरंत 1857 के क्रांति के बाद कैसे 1858 के अंदर एक्ट आया, वॉइस रॉय बनाया, वॉइस रॉय को कुछ पावर दी गई थी। उसके बाद उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वॉइस रॉय ने अगले एक्ट 1862 के अंदर कैसे 3 जनों को अपने मंत्रिपरिषद में ऐड किया, कैसे विधान परिषद बनाई, कैसे पोर्टफोलियो बनाया, और अगले भी देखा हमने कैसे उन्होंने बजट डिस्कस करने के लिए अनुमति दे दी। अब तक वॉइस रॉय को भारत के लोगों का भरोसा जीतना था, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहते। भारतीयों को लगने लगा था कि हमारे नेता अब इन अंग्रेज़ों के साथ बैठने लगे हैं, पैसा डिस्कस करने लगे हैं, तो हमें जल्दी आज़ादी भी मिल जाएगी, और हमारा जो रहन सहन है, हमारे जो लाइफ स्टाइल है, वो काफ़ी उसमें सुधार आएगा। उसके बाद अगला एक्ट आया आपका एक्ट ऑफ 1909, 1909। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट का एक नाम और भी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्लेमेंटो। अब देखिए मार्लेमेंटो क्यों नाम पड़ा इस एक्ट का। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 1909 के एक्ट को और क्या बोला जाता है, या मार्लेमेंटो एक्ट कौन सा है। देखिए इसमें मिंटो जो है वो तो है आपके वॉइस रॉय,
वो है आपके वाइसरॉय, जो कहाँ बैठे हैं, भारत के अंदर। और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हमने पीछे देखा, एक नया जो पोस्ट बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, वो थे मार्ले। मिंटो कौन है आपके वाइसरॉय, और मार्ले कौन है आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो पोस्ट हमने पीछे बनाई थी 1858 के टाइम पर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है काफ़ी बार कि मार्ले कौन है और मिंटो कौन है। अब इसमें इस एक्ट में इन्होंने क्या किया, देखिए इस एक्ट के अंदर इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट लेकर आए। कम्युनल इलेक्टोरेट क्या बोलते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट को हिंदी के अंदर, एक मिनट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली। क्या था इसके अंदर, ये लेकर आते ये लोग मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले कौन से एक्ट के अंदर आई थी, 1809। कौन लेकर आया था, मॉर्ले मिंटो। क्या होता है इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर मुस्लिम्स की जब पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो वहाँ पर ये नियम लगाया गया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े होंगे वो सिर्फ मुस्लिम होंगे और मुस्लिम्स ही वोट कर सकेंगे। इसलिए इसे सांप्रदायिक या कम्युनल नाम दिया गया। इसीलिए मिंटो को बोला जाता है द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन। मिंटो को क्या बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन या शासन प्रणाली, मिंटो को। एक और चीज इस एक्ट के अंदर करी गई थी, वो थी एक नई, पहली बार जो लॉ मेंबर की पोस्ट बनी थी पीछे, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक इंडियन को बैठाया गया था, और वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इंपॉर्टेंट नेम है, हमें याद करना पड़ेगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले लॉ मेंबर थे, ये पूछा जा सकता है, या कौन से एक्ट के अंदर बने थे, तो 1909 के अंदर। और ऐसे पूछा जाए कि पहला लॉ मेंबर कौन थे, लॉर्ड मैकले वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर, जो 1833 चार्टर एक्ट के अंदर बने थे। क्लियर, हमारा मॉर्ले मिंटो एक्ट खत्म हो गया। क्या है मॉर्ले मिंटो एक्ट के अंदर, कब आया था ये, 1909 के अंदर आया था मॉर्ले मिंटो एक्ट। कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इन्होंने चालू किया था, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इन्होंने चालू करी थी। सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए चालू करी गई थी, जिसमें मुस्लिम्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले थे। दूसरा, इसीलिए मिंटो को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता बोलते हैं मिंटो को। और एक लॉ मेंबर की जो सीट बनी थी, उसमें पहली बार किसी भारतीय को बैठाया था, और वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसमें मिंटो आपके वाइसरॉय हैं एंड मार्ले आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग द एक्ट ऑफ 1919, इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 1919 का एक्ट। इस एक्ट को क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, हिंदी में लिख लीजिएगा नाम, हिंदी में नाम यही रहेगा। अब देखिए, जैसे पिछले वाले एक्ट के अंदर मार्ले मिंटो नेम था, उसमें मिंटो आपके वाइसरॉय थे, वैसे ही यहाँ पर भी चेम्सफोर्ड कौन है, आपके भारत के वाइसरॉय जो भारत में बैठे हुए, और ये है आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट बनी थी वो। क्लियर है, ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत बार पूछी गई है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट किसे बोला जाता है, तो 1919 मॉन्टेग्यू कौन है उसमें से, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड कौन है, तो वाइसरॉय। ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब देखते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के अंदर हुआ क्या था। सबसे पहले सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब आ गई है, आपकी लोकसभा बन गई। भारत के अंदर लोकसभा बन चुकी है, कौन से एक्ट के अंदर, 1919 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, 3 चीज़ें बन चुकी है हमारे 4 में से, राज्यसभा बन चुकी है, लोकसभा बन गई है अभी, और विधान परिषद बन चुकी है। अब देखते हैं आगे जो आपका कम्युनल इलेक्टोरेट पिछले 1919 वाले एक्ट में चालू किया, 1909 वाले एक्ट में चालू किया था मिंटो साहब ने अपने, जिसमें मुसलमानों को, मुस्लिम्स जो थे उनको अलग से दी गई थी ये प्रणाली, इलेक्टोरेट प्रणाली, सांप्रदायिक इलेक्टोरेट प्रणाली, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया। और इस बार सिख भाइयों को, अपने इंडियन क्रिश्चियंस हैं उन्हें, एंड इंडियन एंग्लो और यूरोपियंस,
को भी इस बार जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंदर ले लिया गया और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन्हें दिए गए थे कि जहाँ पर इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पर सिर्फ इन्हीं का कोई बंदा खड़ा हो सकता है और इन्हीं के लोगों को वोट डालने की भी अनुमति दी गई थी। यहाँ पर पहली बार वुमेन्स जो है इंडिया की, उन्हें अलाउ किया गया था वोट डालने को अनुमति इन्हें मिल गई थी, औरतों को पहली बार भारत के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हुआ है डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम यहाँ पर आ गया, तो हमने पिछले पहले पढ़ा द्वैत शासन जिसे बोला जाता था। क्या मतलब है द्वैत शासन का? दो ऐसे निकाय जो शासन कर सकते हैं या नियम बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या किया था इन्होंने कुछ लिस्ट बनाई थी। लिस्ट जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर्ड लिस्ट या रिजर्व्ड लिस्ट। क्या मतलब है ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व्ड लिस्ट का? इनका मतलब है कुछ ऐसे सब्जेक्ट डिसाइड कर दिए गए थे, जैसे कि आज देखें तो एजुकेशन एक सब्जेक्ट है। एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट पर केवल नियम जो है वो राज्य सरकार बनाई जा सकती है। डिफेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसपे केवल नियम जो है वो सेंट्रल बना सकती है। वैसे ही कुछ सब्जेक्ट इन्होंने बांट दिए थे ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर, कुछ सब्जेक्ट बांट दिए थे इन्होंने रिजर्व्ड लिस्ट के अंदर। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिसके ऊपर नियम या कानून का बनाने का हक केवल भारत सरकार के पास था, जो तत्कालीन भारत सरकार के पास था, और कुछ ऐसे नियम सब्जेक्ट बना दिए गए थे या बांट दिए गए थे जिसपे कानून बनाने का हक केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास था। वो आज भी हम लोग देखने को मिलता है। और ये प्रणाली कब चालू हो गई थी? 1919 के अंदर। यानी कि कानून बनाने का जो हक था वो दो अलग अलग निकायों को, दो अलग अलग बॉडीज को बांट दिया गया था। इसे बोला गया डायरकी सिस्टम यानी कि द्वैत शासन। और लोकसभा आ गया। लोकसभा कहाँ पर आया? सेंट्रल के अंदर। राज्यसभा पहले ही बन चुका था, यानी कि दो सदन भी हो चुके हैं, दो घर हो चुके हैं। एक घर कौन सा है? राज्यसभा। एक घर कौन सा है? लोकसभा। यानी कि कौन सा नियम लग गया? ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? बाइकैमरल, और हिंदी में बोलेंगे द्विसदनीय। द्विसदनीय सबसे पहले कब आया था? 1919 के अंदर। या बाइकैमरल कब आया था? 1919 के अंदर। लोकसभा कब आया था? 1919 के अंदर। जो कम्युनल इलेक्टोरेट जो था, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, उसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले गए। सिख, इंडो क्रिश्चियन, इंडो एंग्लन एंड यूरोपियंस को भी हक दे दिया गया था। वुमेन्स को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला था। एक द्वैत शासन प्रणाली फिर से और लागू कर दी गई थी, डायरकी सिस्टम, जिसमें कुछ लिस्ट बनाई थी, ट्रांसफर लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट, जिसके तहत कानून बनाने के नियमों को बांट दिया गया था। उसके अलावा हुआ था एक और चीज़, जैसे आज हम देखते हैं यूपीएससी जो सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम कराता है, ये एक निकाय बना दिया गया था। ओपन एग्जाम का जो तरीका था वो पिछले एक्ट में दे दिया गया था, बट इस बार एक बॉडी बना दी थी, उसे ये जिम्मेदारी दे दी थी कि आपको आईएएस के जो एग्ज़ाम होंगे ये आपको करवाने हैं और आपको सेलेक्ट करने हैं कि इंडियन सिविल सर्वेंट्स कौन होने वाले हैं। क्लियर? इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करी थी कि पहली बार भारत का, यानी पूरे भारत सरकार का और राज्य सरकार का बजट जो था वो अलग अलग कर दिया गया था। अभी तक पूरा बजट एक घोषित होता था, उसी के अंदर सारे बिल पास होते थे, बट लेकिन अब यहाँ पर आपका सेंट्रल का बजट और स्टेट का बजट अलग कर दिया गया था, एक नहीं रह गया था बजट। तो हमने 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी देख लिया। क्या हुआ इसके अंदर? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड कौन है आपका? वाइसरॉय। मॉन्टेग्यू कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लोकसभा बना दी है, राज्यसभा पहले ही बन चुकी थी, यानी कि दो सदन हो चुके हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? द्विसदनीय सभा और बाइकैमरल। उसके बाद आपके सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को एक स्टेप और आगे ले गए सिख। इन चारों को अलग से पावर दे दिए गए थे। वुमेन्स को वोट दे दिया था। द्विशासन प्रणाली लागू कर दी गई थी यहाँ पर, द्वैत शासन। और यूपीएससी के लिए का एग्ज़ाम कराने के लिए, आईएएस का एग्ज़ाम कराने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, और आपके सेंट्रल और स्टेट का बजट अलग कर दिया गया था। इसके बाद आपका जो अगला आएगा वो आएगा आपका इंडियन एक्ट ऑफ 1935, 1935 का एक्ट। ये अभी तक का 1935 का जो एक्ट है वो अभी तक का लिखित के अंदर सबसे बड़ा एक्ट था। और हमारा जो आज का संविधान है, हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मोस्टली 1935 के ऊपर
से ही मिलता जुलता है। इसीलिए 1935 के एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, द बेस ऑफ करंट कॉन्स्टिट्यूशन। आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन, आज का जो संविधान है, उसका मूल स्वरूप जो है वो 1935 से ही लिया गया है। बहुत बड़ा एक्ट है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको अभी तक के सारे एक्ट समझ में आए होंगे, ब्रिटिशर्स का भारत आना समझ में आया होगा, राज्यसभा लोकसभा में क्या अंतर है ऊपरी तौर पर, मोटे मोटे तौर पर वो आपको समझ में आ गया होगा। रेगुलेटिंग एक्ट, पिक्स एक्ट, फिर चार्टर एक्ट, उसके बाद एक्ट ऑफ इंडिया 1909, 1919, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने नोट्स बना लिए होंगे एंड छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उन्हें प्लीज़ नोट डाउन करते चलिए, बिकॉज यहाँ से बहुत छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। कीप मेकिंग योर नोट्स, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।